तस्लीमात। मुद्दत से मैंने अपना हाल आपको नहीं लिखा, इस वास्ते कि जो अरीज़ा वालिद साहब की खिदमत में भेजती हूँ, आपकी नज़र से गुजरता होगा। अब एक खास बात पेश आई है जो आप ही की खिदमत में अर्ज करना मुनासिब है। वो ये कि जब से मैं ससुराल में आई हूँ, किसी तरह की तकलीफ मुझको नहीं पहुंची। जो बातें बड़ी आपा के साथ रहा करती थी, आपकी दुआ से मेरे साथ नहीं है। सब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं खुश रहती हूँ, लेकिन एक मामा अजमत के हाथों से वो ईज़ा है जो किसी बदमिजाज सास और बदजुबान नंद से भी ना होती हो। ये औरत इस घर की पुरानी मामा है और अंदर बाहर का सब काम इसके हाथ है। मैं चाहती हूँ कि आप मेहरबानी फरमा कर लाहौर होकर आइए और खालू जान को जिस तरह बन पड़े कम से कम 2 हफ्तों के लिए अपने साथ लेते आइए। आप सब लोगों के सामने ये मामला बखूबी तय हो जाएगा। अल्लाह भी ऐसा करे, अब ऐसा भी बेमुरब्बत कोई ना हो। मैंने तुमसे किताब मंगवा भेजी थी और तुमने ना भेजी। उई, कौन मांगने आया? देखो मामा अजमत मौजूद हैं। क्यों मामा अजमत, उस जुम्मे जब तुम हमारे घर आई थी और मैंने तुमसे किताब का कहा था या नहीं? हाँ बीवी, इन्होंने तो कहा था, पर मुझ कम बखत सटरी बहतरी को कहाँ याद रहता है। ए लो, यहाँ आते आते घर के धंधे में भूल गई बेटा, और क्या। इन्होंने तो मुझसे कहा था। हाँ, तुमको तो लूटना और फसाद डलवाना याद रहता है। तुम यूं ही बसों पेश लगाकर अपना वकार खोती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुदा की कसम मारे जूतियों के मुर्दार को ऐसा सबक सिखा देती कि सारी उम्र याद रखती। तुम देखना, इस नमक हराम पर तो मुफ्त की मार पड़ेगी। कोई दिन की देर है। अच्छा, ये तुम्हारी सास अपनी बहन के यहाँ किस गरज से गई हैं? वो बेचारी भी इस नामुराद मामा के हाथों दर बदर मारी मारी फिरती है। कोई हजारी है, उसका कुछ रुपया देना है, उसी की फिक्र में गई हैं। ये वही तो नहीं जिसकी दुकान जौहरी बाजार में है? हाँ वही। उससे तो मेरी भी ससुराल का लेन देन है। भला उसकी ये ताकत जो नालिश करे। मैं जाकर तुम्हारे भाईजान से कहूंगी, देखो तो कैसा सीधा बनाते हैं।
शर्मिंदा हूँ कि रुपयों का बंदोबस्त ना हो सका। मेरे गले का तोड़ा है, इसे लेती जाओ। गिरवी रख के काम निकले तो खैर, वरना बेच डालना। मैं लिए जाती हूँ, मगर एक तोड़े से क्या होगा? उसका रुपया तो बहुत बड़ा हुआ है। उन्होंने कहा तो है किसी और से कर्जा ले दूंगा। उठते हैं तो उन्हें भी अभी तुम्हारे पीछे भेज दे। अनीशा, मेरी बात तो सुनो, जल्दी से नीचे आओ। मैं कह रही हूँ बीवी, नीचे आओ। अब बीवी सुनो तो सही। अब मैं ये कहने आई थी कि वो मकान पर वो कमाखत वो इश्तिहार क्या होगा, वो लगा हुआ है। कैसा इश्तिहार? अब मालूम हो रहा उस कम वक्त वो हजारी ने नालिश कर दी। अम्मा जान, आपका चेहरा बहुत उदास है। आप तो कह रही थी कि चंद रोज खाला जान के यहाँ रहेंगी। हाँ बेटी, चंद रोज अमीर बेगम के यहाँ रहने का मेरा ख्याल तो था, लेकिन आज सुबह अजमत मामा ने बताया है कि हजारी मल ने नालिश कर दी। आप उसकी हरगिज फिक्र न कीजिएगा। तमाशा मेरी सहेली के ससुराल में उसका लेन देन है। अभी तमाशा ने कल ही कहलवाया है कि वो हजारी को समझा देंगे। कामिल मियाँ यहाँ होते तो उन्हें हजारी की तरफ भिजवा देते। आपको इख्तियार है, लेकिन मेरे नजदीक हजारी से डरना किसी तरह मुनासिब नहीं। इस तरह तो उसको आइंदा के वास्ते दलेरी हो जाएगी और आए दिन नालिश का डरावा दिखाया करेगा। तमाशा अभी लड़की है, वो कचहरी दरबार की बातें क्या जाने। ऐसा ना हो कि उसके भरोसे पे काम बिगड़ जाए और मौका हाथ से जाता रहे। तमाशा बेशक लड़की है, लेकिन मैंने बात खूब पक्की कर ली है और मुझे इत्मीनान है। कौन है? मुस्लिम। तमाशा ने भिजवाया है। मुस्लिम, अंदर आओ। आदाब। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पापा, तमाशा ने तुमको सलाम कहा है और कहा है कि हजारी ने वादा कर लिया है कि नालिश ना होगी। हाँ, मुझे इजाजत? जरा रुको ना। खुदा हाफिज। अरे अब इस फिक्र से तो मैं आजाद हुई, लेकिन बेटी वो जो मामा अजमत बता रही थी कि दीवार पे इश्तिहार लगा है। इश्तिहार? महमूदा। जी भाभी। जरा यहाँ आओ। जी। सुनो, देखो वो जो दरवाजे पे कागज लगा हुआ है ना, चुपके से उखाड़ लो। हाँ जी, अभी ले। बड़ा बेटी, क्या लिखा है? क्या हुआ? नहीं, आप दिल जमाई से बैठिए। ये नालिश का हरगिज खटका नहीं। ये तो सरकार ने सफाई का इश्तिहार लगाया है। तुम्हारे कहने से नालिश की तरफ से तो दिल जमई हुई, लेकिन शब बारात और रमजान सर पे चला रहा है। इन दो त्योहारों पर खर्च ही खर्च तो है। लाहौर से खत का आना भी मौकूफ है। खर्च का फिक्र तो मेरा लहू खुश्क किए डालता है। रमजान में तो अभी बहुत दिन पड़े हैं। खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है, उस वक्त गैब से कोई सामान पैदा हो जाएगा। हाँ, शब बारात के 4 ही दिन रह गए हैं। सो शब बारात तो कोई ऐसा त्योहार नहीं कि जिस पर बहुत खर्च दरकार हो। मेरे घर तो शब बारात पर बहुत खर्च उठता है। आप 5 रुपए तो महमूदा और तुम्हारे मियाँ के अनार पटाखों के लिए ही चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा ही शब बारात का करना जरूर है तो फातिहा के वास्ते 5 सेर का मीठा बहुत होगा। बाकी महमूदा अब पटाखों के वास्ते जिद नहीं करेंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी।
आप उसके वास्ते कर्ज का फिक्र मत कीजिएगा। तुमने तो मुझे इस फिक्र से आजाद कर दिया। अब देखना ये है कि यहाँ कामिल न तंग करे। अच्छा महमूद, ये बताओ कि तुमने शब बारात के वास्ते क्या तैयारी की है? भाई अनार पटाखे लाएंगे तो हमको भी देंगे। तुम्हारे भाई तो ऐसी वाहियात चीज तुम्हारे लिए क्यों लाने लगे? अच्छा मुझे बताओ कि अनार पटाखों में क्या मजा होता है? जब अनार पटाखे छूटते हैं तो कैसी बहार होती है। अच्छा, तो मोहल्ले में सैकड़ों अनार पटाखे छूटेंगे, कोठे पर से तुम भी देख लेना। वाह, और हम ना छोड़े? महमूदा तुम्हें डर नहीं लगता? मैं अपने हाथ से थोड़ी छोड़ती हूँ। शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि इसमें जल जाने का खौफ होता है। पता है, एक मर्तबा हमारे मोहल्ले में एक लड़के के हाथ में अनार फट गया था, दोनों आंखें फूटकर चौपट हो गई। उसको देखना भी हो तो दूर से। हाँ, अच्छा तुम अपनी अम्मा जान का हाल देखती हो आजकल? उदास है कि नहीं? उदास तो है। तुमने कभी गौर नहीं किया कि क्यों उदास है? ये तो मुझे मालूम नहीं। वाह, उस पर तुम कहती हो कि तुम अम्मा जान को बहुत चाहती हो। अच्छा भाभी जान, अम्मा क्यों उदास है? खर्च की तंगी है। वो इस सोच में है कि महमूदा अनार पटाखों के वास्ते जिद करेगी तो कहाँ से मंगवा कर देंगी। अच्छा, तो हम पटाखे नहीं मंगवाएंगे। हाँ, शाबाश, तुम बहुत ही अच्छी बेटी हो। और ये सब लोग जो आतिशबाजी छोड़ते हैं, लोगों की भली चलाई। लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, पराया हक नहीं मारते लोग। लेकिन हमसे तो कभी किसी ने मना नहीं किया। इस ख्याल से कि तुम्हारा जी कुढ़ेगा। ये जी कुड़ने की भी खूब कही। ये अनार पटाखे तो बड़ी दामों की चीज है। अगर कोई आदमी पानी भी बेसबब लुढ़ाता है तो उससे भी पूछा जाएगा कि तुमने पानी क्यों जाया किया। इसी तरह वक्त का, रुपए पैसे का, तंदुरुस्ती का, जितनी भी नेमतें हमें अल्लाह ताला ने दी है ना, हमें उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। और जब तुम बताओगे कि तुमने इतने पैसों के अनार पटाखे लिए तो अल्लाह कहेंगे कि तुमने यही पैसे किसी गरीब मोहताज को क्यों ना दिए। लोग तो भूखे मरे और तुम मेरी दी हुई दौलत को यूं आग लगाओ। उस वक्त क्या जवाब दोगे तुम? हमें क्या पता क्या जवाब देंगे। आगे को तौबा कर लो। तो क्या सारी खताएं माफ हो जाएंगी? बेशक। तो हम तौबा कैसे करें? दिल में पक्का इरादा कि आगे को ऐसा नहीं करूंगा। वैसे अम्मा कहाँ हैं? तुम्हारे इस शौक की फिक्र ने उन्हें उदास कर रखा है। अगर इजाजत दीजिए तो आज मैं चली जाऊं। अच्छी, एक हफ्ता तो रहो, हम समदन को कहला भेजेंगे। जैसा आप इरशाद फरमाए तामील करूं, लेकिन अब्बा जान के आने से पहले घर में मेरा मौजूद रहना मसलहत मालूम होता है। हाँ, ये बात तो ठीक है। जी। माल जरा डोली तो मंगवा दो। भाई यकीन करो असगरी बेटी, हम सिर्फ तुम्हारे बुलाए हुए आए हैं।
तुम्हारा खत देखकर जी खुश हुआ। खुदा तुम्हारी नेक बख्ती में और बरकत दे। शुक्रिया अब्बाजान। हमारे घर के नसीब अच्छे जो तुम हमारे घर में आई, और मुझको यकीन हुआ कि इस घर के कुछ दिन फिरे। इंशाअल्लाह तुम्हारी मर्जी और राय के मुआफिक सब इंतजाम किया जाएगा। क्यों कामिल बेटे? जी हाँ अब्बा हुजूर, आप दुरुस्त कहते हैं। जरा मामा को तो बुलाओ। मामा, ए मामा। जी मियां जी। जी मियां साहब। मामा, हमारे रहते सब हिसाब किताब कर लो। जिस जिसका जो लेना है सब लिखा दो, ताकि जिसको जो देना मुनासिब हो वो दिया जाए, और जो बाकी रह जाए उसकी किस्तबंदी कर दी जाए। मियां साहब, किसी एक का देना हो तो मैं ज़बानी याद रखूं। अब देखिए ना, बहुत सौ का हिसाब देना। क्या कहते हैं वो मुआ, बनिया, कसाई, बाजार, कुंदड़ा, हलवाई, सभी का तो देना है। अब ऐसा कीजिए, मैं जितना जितना मुनासिब समझते हैं मुझे दे दीजिए, मैं आपके नाम पर जमा करवा दूंगी। चलो यूं किए लेते। लेकिन इस तरह अलल हिसाब देने से क्या फायदा? हर एक का कर्जा मालूम हो तब उसको सोच समझ कर देना चाहिए। अभी भी खाने पकाने से फरागत पाऊंगी तो जाकर पूछ आऊंगी। पूछ आने से क्या होगा? जिसका कर्ज है यहाँ आकर हिसाब कर जाए। अभी भी तुमने तो जरा सी बात कह दी, मैं कहाँ बौलाई फिरूं? एक रोज का तो बौलाना है, जाकर बुलाना, शाम के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। ना भला वो मुआ, वो हजारी, वो आएगा यहाँ? नालिश करने को 2 कोस कचहरी तो गया, यहाँ आते क्या उसके पाँव में मेहंदी लगी है? फिर सब इसी गली में रहते हैं, सबको बुला लाओ ताकि ये फटकल हिसाब आज तय हो जाए। लेकिन मामा, ये बात बेबात की तकरार छोड़ो। बीवी जो कहती है कर डालो। कुजड़ा, कसाई, बनिया, हलवाई को आज ही बुला लाओ। जाओ जाओ। मामा, ए मामा, अभी तक तुम्हारी हड्डियां चूल्हे से नहीं उतरी? कई दफा उतर कर चढ़ चुकी है। ऐसे नावक्त खाना खाते हो, ठंडा होकर मट्टी हो जाता है। ऐसा ही देर से आना हुआ करे तो बाहर ही मंगवा लिया करो। अम्मा जान को रोजाना तकलीफ होती। तुम लोग क्या मेरे मुंतजिर रहते हो? मैं तो जानता था कि शायद तुम खाना खा लेती होगी। खुदा रखे, मर्दों के होते औरतों को खाना ठूस बैठना क्या मुनासिब लगता है? मैं खुशी से इजाजत देता हूँ, तुम खाना खा लिया करो। यानी तुम तो अपने मामूल के खिलाफ नहीं जा सकते और हम लोगों से चाहते हो कि अपना मामूल तोड़े। तुम ही सवेरे चले आया करो। घर में बेशकल पड़े पड़े जी घबराता है, इसीलिए तो देर करके आता हूँ। शगल तो अपने इख्तियार में है। अगर आदमी अपने वक्त को जब्त कर ले तो हजारों काम है। अब ये पढ़ाई का शगल क्या कम है? तुम पढ़ने में मेहनत कम करते हो, इसी वजह से बेशगली से तुम्हारा जी घबराता है। पढ़ता तो हूँ। और कैसे पढ़ूं? हिसाब किताब में थोड़े कमजोर दिखाई देते हो। हिसाब दूसरा फन है, मैं अरबी पढ़ता हूँ। मेरा हिसाब से क्या वास्ता? तो ये पढ़ाई लिखाई तो इसी वास्ते होती है कि दुनिया का कोई काम अटका न रहे। पता है अब्बाजान क्या कहा करते हैं कि जब तक हिसाब किताब और कचहरी का काम न सीखो, नौकरी का ख्याल मत करो। तुम जितना वक्त खेलों में सर्फ करते हो, इधर सर्फ कर लिया करो। मैं दिन रात तो नहीं खेलता हूँ, घड़ी दो घड़ी को बैठ गया। ये खेल की लत थोड़े से शुरू होकर बढ़ती जाती है। कामकाज के आदमी तो नहीं खेलते। हाँ, अलबत्ता निकम्मे लोग अपना वक्त इसी तरह काटते हैं। खेलों में जिस तरह जीतने की खुशी होती है, उस तरह हारने का रंज भी होता है।
और जिस तरह वो खुशी बेअसल होती है उस तरह ये रंज भी नाहक होता है। फिर पता है लोग पीछे हंसते हैं। कौन हंसता है? अच्छा ये बताओ, परसों रात कहाँ गए थे तुम? परसों? मास्टर हुसैनी के मकान पर शतरंज खेलने नहीं गए थे? हाँ हाँ, गया तो था। जानते भी हो कि अब्बाजान का शहर में बड़ा नाम है, लोग उनके मोतक़िद हैं, तो क्या ऐसी जगह जाने से बदनामी नहीं होती? रियाजी कौन पढ़ाएगा हमें? लो, शहर में सिखाने वाले क्या कम है? अच्छा भाई, अब नहीं जाएंगे ऐसी जगहों पर। मामा, अरे भाई मामा। मैं देखती हूँ। साहब, आपका क्या पाना है? अजी 30 रुपए हैं? भाई क्या क्या चीज आई तुम्हारे यहां से? 30 रुपए तो बहुत ज्यादा बताते हो। अजी 30 रुपए भी कुछ ज्यादा होते हैं। एक रकम 10 सेर शक्कर तो इसी सब्बे बारात को आई। अरे 10 सेर शक्कर? आपके तो जो कुछ भी आया है हमारे यहाँ बाजार से पका पकाया नकद आया है। अरे भैया, वो शक्कर तूने इनके हिसाब में क्यों लिख दी? वो तो मैं दूसरे घर के वास्ते ले गई थी और तुझको जिता भी दिया था मैंने। मुझसे तो तूने किसी और घर का नाम नहीं लिया, इसी सरकार के नाम से लाई हो, वरना मुझे क्या फायदा था कि किसी दूसरे की चीज इनके नाम लिखता। मुझसे तो फिर किसी और का उधार भी नहीं है। भले शक्कर की रकम तुम रहने दो और चीजें बतलाओ। 4 सेर बालू शाही मौलूद शरीफ के वास्ते, 3 सेर लड्डू और 2 सेर मिली जुली। मौलूद शरीफ के वास्ते ये सामान हमारे यहाँ कब आया? ये तो आप इस बुढ़िया मामा अजमत से पूछिए। क्यों मामा अजमत, ऐसा ही दुनिया भर का कर्ज तूने इस घर पे चढ़ा रखा है और यूं तूने इस घर को खाक में मिलाया है। ये रकम लो और चलो। और सुनो, आज से हिसाब बेबाक हुआ। 10 सेर शक्कर और 4 सेर बालूशाही का हिसाब आप मामा अजमत से वसूल कीजिएगा। हाँ मियां, तुम्हारा क्या हिसाब है? मेरा हिसाब तो मामूली है सरकार, 10 आने रोज की तरकारी है। 10 आने रोज की तरकारी? अरे अरे, मेरे यहाँ तो सेर भर तरकारी आती है, 2 आने रोज की हुई। हजरत, मामा मेरी दुकान से 3 सेर रोज लाती है। अरे हाँ हाँ, 3 सेर लाती हूँ। 1 सेर तुम्हारे वास्ते, 1 सेर अपनी बेटी के वास्ते और 1 सेर दूसरे घर के वास्ते। मैं कम करती हूँ, ये मुआ सारा हिसाब तुम्हारे नाम लिख लेता। अरे बुढ़िया बेईमान, हमेशा से इसी घर के हिसाब में लाती रही 3 सेर तरकारी। जब रुपया मिला इसी घर से मिला। मालूम होता है मामा इसी घर के सौदे में से अपनी बेटी और बहुत से दूसरे लोगों के घर भरती रही है। खैर मियां, 1 सेर सब्जी रोजाना के हिसाब से जितनी तुम्हारी रकम बनती है बतलाओ। यूं तो फिर 2 आने रोज हुए सरकार। 2 आने रोज। ये लो, तुम्हारा भी हिसाब बेबाक हुआ। बाकी 2 सेर का लेना देना तुम मामा अजमत से करना। बहुत अच्छा साहब, सलाम। वालेकुम। क्यों मामा अजमत, मेरी रकम कब मिलेगी? अरे मारा क्यों जा रहा है, आज ही पहुंचा दूंगी रकम। पहुंचा देना। अब ना वक्त हो गया है, आज मुलतवी, कल देखा जाएगा। ऐसा ना हो मामा अजमत भाग जाए। नहीं, घर बार छोड़कर कहाँ भाग जाएगी? हाँ, गैरतमंद हो तो कुछ खा पी ले। ऐसी गैरतमंद होती तो ऐसा काम ही क्यों करती? ताहम हिफाजत जरूर है, लेकिन इस कदर कि बाहर आती जाती को कोई देखता रहे।
गालिब ने कहा, भाई गालिब ने जो भी कहा बहुत ही अच्छा कहा और कमाल कहा। वैसे आप बताएं कि आज का मुशायरा कैसा लगा? वाह वाह, भाई मुझे तो गालिब की बहुत बहुत अच्छी चीजें लगी हैं। गालिब ने कहा कि वो अजी नवाब साहब किधर चल दिए? उधर नहीं इधर। भाई इधर नहीं इधर, तो चलो इधर नहीं तो इधर सही। गालिब ने कहा कि वो, भाई कमाल ही कहा। गालिब ने कहा कि वो, भाई वो गालिब की तो कमाल ही। गालिब ने कहा कि वो, बड़े भी तुम इस वक्त कहाँ? भैया अब दरअसल बात यह है कि मौलवी साहब लाहौर से आए हुए हैं। वो जिसका देना है सबका हिसाब किताब कर रहे हैं। कल तुम्हें भी बुलाया जाएगा। अच्छा देखो, कोई ऐसी बात मत कर देना जिसमें मेरी फजीहत हो जाए। भाई हिसाब में तुम्हारी फसीहत की क्या बात है? अरे हाय, तुम तो जानते हो ये कमबख्त लालच बहुत बुरी बला है। कभी कभी तुम्हारी दुकान से अपने लिए भी लट्ठा दरेश ले गई हूँ। क्या मालूम तुम अपने लिए क्या ले जा चुकी हो? देखो भैया, इस वक्त मुझे हिसाब किताब करने का तो होश नहीं है। मेरा ख्याल है कि 2-4 थान लट्ठा दरेश के और कुछ थोड़ा सा वो नैन सुख और कुछ 10 गज ऊदा कंद ले गई हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि ये लो, तुम ये मेरी चूड़ियाँ रख लो, पूरे 16 रुपए की हैं। घिस घिसा के कोई 1-8 रुपया कम हो गया होगा, तो तुम ऐसा करो कि मेरे हिसाब में 15 रुपए काट लो और जो कुछ तुम्हारा बचेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। चूड़ियाँ देती हो? खैर लिए तो मैं लेता हूँ, लेकिन रात का वक्त है। भैया देखो, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, खुदा के लिए इसको बचा लेना भैया। चला मीरन जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। मामा इस वक्त तुम कहाँ? हजारी, मुझसे एक खता हो गई है, मुझे माफ कर दो। वो क्या? नहीं 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 भैया, पहले वादा करो, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं बताती हूँ। कुछ कहो तो सही। हुआ ऐसे है हजारी कि मियाँ साहब ने लाहौर से खर्च में तुम्हारे लिए 100 रुपए भेजे थे। वो मुझ कमबख्त निगोरी किस्मत मारी से खर्च हो गए। तो मैंने डर के मारे मियाँ साहब को नहीं बताया। तो खैर वो 100 रुपए तो मैं ठिकाने लगा लूंगी, लेकिन तुमको कल हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा। आइए देखो, उन पे वो 100 रुपए जाहिर मत करना भैया। मामा 2-4 रुपए की बात होती तो मैं छुपा भी लेता, मगर ऐसा है कि इकट्ठे 100 रुपए तो मैं नहीं छुपा सकता। तो क्या मेरा 100 रुपए का भी एतबार नहीं है? मामा साफ बात तो ये है कि तुम्हारे कौड़ी का भी एतबार नहीं है कि तुमने जिस घर में उम्र भर परवरिश पाई उन्हीं के साथ ऐसा सलूक किया, तो तू दूसरे को कब चूकने वाली है? ठीक कहता है जमाना, बल्कि बुजुर्गों ने कहा है कि जब किस्मत खराब हो जाए तो अपने दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, अगर तुमको मेरा एतबार नहीं है तो ये लो मेरी बच्ची की पहुंचियां रख लो। ये की ना तूने मामले की बात, मगर ऐसा है कि दिन का वक्त होता तो माल परखा जाता कि कितने का है। मगर अटकल से तो ये सारा माल को 50-60 रुपए का होगा। खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रहे हो? 100-125 की लागत का माल है। तो मामा इसमें बुरा मनाने की कौन सी बात है? भाई तुम्हारी चीज है, 100 की हो या 200 की, कोई निकाले लेता हूं। भाई तुलवाने से जितने की ठहरे मालूम हो जाएगा।
अरे भाई आकिल मियां, अब ऐसी भी खामोशी क्या? भाई पहले तो तुम बहुत बोला करते थे। दुरुस्त। और अब तो जैसे अब मुंह को ताला लग गया है। ये भी दुरुस्त। बोलने को अब रह क्या गया है? क्यों आकिल मियां, तुम्हारी बीवी अभी तक उन्हीं ढंगों पर है? कोई डाल से टूटा हुआ पात दोबारा डाल पे लगते देखा है कभी? दुरुस्त कहा। ऐसे ही लोगों का हाल होता है मिर्जा। मुकद्दर की बात होती है, मैं मुकद्दर की। असबाब लुटा, जेवरात उड़ा लिए गए और अब इस शहर पे हमारा रिस्क बंद हुआ। अरे रिस्क जारी रहता है भाई। खुदा मुसब्बिबुल असबाब है, सब बेहतर होगा। हाँ, तबादला हो गया है हमारा। जाने नया शहर कैसा हो, लोग कैसे हों, कोई दम का भरोसा नहीं। दुरुस्त कहा। जी, मेरा मतलब है कि खुदा की जात पर भरोसा रखो, सब दुरुस्त हो जाएगा। नहीं साहब, ये माल हमारे काम का नहीं। क्यों भाई, ये चीजें कैसी हैं? रात ये बुढ़िया हमारे यहाँ आई थी, कहने लगी कि आप सरकार ने जो रकम भिजवाई थी खर्च कर डाली और ये चूड़ियां मुझे दे गई कि इसे बेचकर अपना हिसाब किताब कर लीजिए। अजी साहब, कुछ ऐसा ही मामला रात हमारे साथ भी तय पाया। ये कुछ पौंचियां मुझे दे आई थी। भाई अब कहां पौंचियां और कहां हमारा उधार? ठीक है, तो जो कुछ लेना है मामा से लो। ओ हजरत, इनका रुपया अदा करो। मियाँ साहब, मेरे पास तो बस यही मेरी बेटी का जेवर है, इसी में ये अपना समझ बूझ ले। तो ऐसा है कि अब इसी में हम समझ बूझ लेंगे, हैं? तो चलिए मियाँ, आइए। बस अब आप खैर से सिधारिए। तुम ऐसे नमक हराम, दगाबाज, बेईमान आदमी का हमारे घर में कुछ काम नहीं। इनमें नमक हरामी के अलावा एक और सिफ्त भी है, और वो ये कि घर में फसाद डलवाने की फिक्र में थी। क्यों मामा, वो कढ़ाई वाली बात याद है? बोल तो सही, कब तूने मुझसे कहा था कढ़ाई का, और कब मैंने दर्द सर का उज़्र किया था? वो बेबी, दरअसल बात यह है कि मैं तुमको बुलाने के लिए तो गई थी, पर काम करते देखकर उल्टी फिर आई। अल्लाह रे, और वो दर्द सर की बात दिल से बना ली? वो मैंने सोचा मियाँ साहब कि बेटी काम कर रही है, काम करते करते थक गई होगी, अब कहाँ चूल्हे में सर खपाएगी। अच्छा, भला पहाड़ जाने की बात तूने किस गरज से कही थी? तूने मुझको कहते सुना था या मैंने तुझसे सलाह ली थी? देखिए, ये मामा अजमत इन गुनों की है कि खुद तो मोहल्ले के फाटक से इश्तेहार उखाड़ लाई और मकान पर लगाया, और खुद ही खाला जान से कहने को दौड़ी गई। तुझको निकाल देना काफी नहीं, तू बड़ी बदजात औरत है। इस नापाक को कोतवाली में खुद लेके जाता। नहीं, रहने दीजिए, ये अपनी सजा को पहुंच गई। ए मामा, चल दे। अंदर कहां जा रही है? बाहर निकल। अजमत निकल गई बेटा? सब आपकी तो फैल से बखैर अंजाम हुआ। न खैरंदेश लाहौर जाते, न अब्बा जान आते, न ये बरसों का हिसाब तय पाता, और न मामा निकलती। अब घर का इंतजाम कैसे होगा? मामा के निकलते ही इधर चली आई। अब इंतजाम क्या मुश्किल है, इंशाल्लाह मैं सब देख लूंगी। खैर, ये बातें तो छोड़ो, ये बताओ तुमने और क्या क्या बातें ईजाद की घर में? शुरू ही से मामा का मसला पेश आ गया। अब इरादा है कि सोचूं
और इंतज़ाम करूं, मैं आपको खत के जरिए इत्तला देती रहूंगी। बेटी, अगर खर्च में तंगी हो तो तुम्हारा महीना बढ़ा दूं? अब्बाजान, आपने जो 10 रुपये महीना मुकर्रर किया है वो बहुत हैं, बल्कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। सब मेरे पास जमा हैं, और अगर और ज़रूरत हुई तो मैं खुद मांग लूँगी। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। इस वक्त तो आपसे मामा रखने पर सलाह करने आई थी। हाँ हाँ, कहो। अगर अपनी मामा किफ़ायतुन्निसा की छोटी बहन दयानतुन्निसा, उसको रख लूँ तो मुनासिब रहेगा? पकाना, सीना पिरोना वगैरह तो जानती है ना? जी हाँ, सब। तनख्वाह क्या लेगी बेटा? अपने मुंह से 3 रुपए और खाना मांगती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि समझाने पर 2 रुपए में राजी हो जाएगी। अगर ईमानदार है और घर का कामकाज जानती है तो 3 रुपए भी ज्यादा नहीं है। जी बेहतर। हाँ बेटा, अब इंतजाम कौन करेगा? अम्मा जान ही करेंगी, जिस तरह अब तक करती थी। हाँ, इनके इंतजाम का नतीजा तो देख लें। भाई 20 रुपए महीना जिस घर में आता हो उस घर की यही सूरत होती है कि ना तो कोई सलीके का बर्तन है, ना इज्जत की कोई चीज। अगर किसी वक्त 1 चमचा शरबत दरकार हो तो खुदा ने चाहा तो उसका सामान भी इस घर से नहीं निकलेगा। इसमें अम्मा जान का क्या कसूर है? अजमत नामुराद ने घर खराब किया। इनमें इंतजाम की अक्ल होती तो अजमत की क्या ताकत थी? अजमत नौकर थी या घर की मुख्तार थी? आप 25 बरस पुराना आदमी घर लूटने पे कमर बांध ले तो उसके फरेब को कौन जान सकता है? बेवकूफ ने नालिश का जिक्र छेड़कर सोती हुई भीड़ों को जगा दिया। 50 रुपयों में से 30 रुपए तो रखो तुम अपने अकेले दम के लिए, और 20 रुपए में पूरा कुंबा। भला गुजारा कैसे मुमकिन है? भाई, घर के खर्च और बाहर के खर्च में फर्क होता है। खिदमतगार, सवारी, मकान, कपड़ा लत्ता। सवारी मकान तो सरकार की जानिब से मिलता है, लेकिन घोड़े को दाना घास तो मुझको अपनी गिरा से खिलाना पड़ता है। 1000 शुक्र है, अल्लाह आपकी कमाई में और बरकत दे। बेटी 20 रुपए में मुझसे तो घर नहीं चलता। आप चाहे 2 रुपए और कम दीजिए, लेकिन जो कुछ भी दीजिए माह बमाह मिला करे। बेटी, तुम जानो सरकार में तनख्वाहों का दस्तूर कायदा बहुत खराब है। कभी 6ठे महीने तकसीम होती है, कभी बरसों दिन मिलती है। आप फिक्र न कीजिए, 20 रुपए में घर मैं चला दूंगी। अलगरज असगरी ने मोहल्ले भर की बेशुमार लड़कियों को अपने मकतब में तालीम सिखाई। खानादारी, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, कशीदाकारी, कपड़ों की रंगाई, इलाज, हर एक का तजुर्बा करवाया। कामिल को मुलाजमत की तरफ राग़िब किया। महमूदा ब्याही जा चुकी थी, अपने घर में खुश थी और असगरी को दुआएं देती थी। खुदा के करम से असगरी को दौलत सरवत नसीब हुई और उसने वो बंदोबस्त किए जो क़यामत तक ज़माने में यादगार हैं। आज जबकि अकबरी का नाम भी कोई नहीं जानता और खानम के बाजार में तमीज़दार बहू का वो आलीशान महल खड़ा है कि आसमान से बातें करता है।